अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो खेल जो आईनी तरमीम से शुरू किया गया था और फिर वो खेल रुक गया था, अब प्लान बी सामने आ गया है। न सिर्फ आप सामने आ गया है बल्कि प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो गया है। बड़ा झटका लगा है तहरीक इंसाफ को। कौमी असेंबली में वो क्या तफसील है मैं आप दोस्तों को आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 12 अगस्त को जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया था। अब जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि ये बड़ी गैर मामूली गिरफ्तारी थी, जनरल फैज हमीद साबिक डीजी आईएसआई रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल रहे थे, और उनको गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना और फिर पाक फौज के तर्जुमान का यह बयान जारी करना कि उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान की तारीख में बड़ा गैर मामूली वाकया था। 12 अगस्त को यह बयान जारी किया गया था कि जनरल फैज हिरासत में है और अब 1 माह गुजर चुका है। इस दौरान कई खबरें आती रही थी कि जनरल फैज हमीद के साथ क्या कुछ हो रहा है, बाकायदा वो क्या क्या दावे और इंकशाफात कर रहे हैं। बाकायदा ये भी खबर आई थी कि जनरल फैज हमीद की दौरान तफ्तीश तबीयत खराब हो गई थी, उनको अस्पताल लेकर जाया गया था। वहां पर फिर डॉक्टर्स ने जब उन्हें छुट्टी दी, फिर उन्हें दोबारा लाया गया, उनसे तफ्तीश की गई, तहकीकात की गई। जनरल फैज हमीद ने इस 1 महीने में सारा कच्चा चट्टा बता दिया है। गुज़िश्ता वीडियोस में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि एक जरिए ने बताया कि जो जनरल फैज हमीद था उसके बारे में हमारी सोच से भी ज्यादा वो बुज़दिल साबित हुआ, जो उसने गिरफ्तारी के बाद जिस तरह तोते की तरह बातें बताना शुरू कर दी थी। अब जो फौजी तर्जुमान है उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल है, उनकी गिरफ्तारी है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उस हवाले से जो तफसील थी वो बयान की थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान को यह खदशा लाक हो गया था कि इमरान खान का जो फौजी ट्रायल है उसकी राह हमवार हो रही है, उसका रास्ता हमवार हो रहा है और उसमें जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी कलीदी किरदार अदा कर सकती है। अब इमरान खान ने उससे बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया। वो हाथ पैर मारते रहे कि किसी तरह उनकी बचत हो जाए, कि वो फौज की तहवील में ना जाए और उनका कोर्ट मार्शल ना हो। लेकिन जो जनरल फैज हमीद था, जिसका इमरान खान और तहरीक इंसाफ से इतना गहरा ताल्लुक था, कि इमरान खान का बचना मुश्किल नजर आ रहा है। यानी इमरान खान फंसा ही फंसा, आज नहीं तो कल। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि DGISPR पेशावर में थे, वहां पर उन्होंने तलबा तालिबात के साथ मुलाकात की और जो साफी हैं उनसे भी मुलाकात की। अब ये जो गुफ्तगू DGISPR ने की है, बड़ी गैर मामूली गुफ्तगू है और जो लफ्जों का चुनाव है, बाकायदा हिटलर का नाम इस्तेमाल किया गया, मोदी का नाम इस्तेमाल किया गया जनरल फैज हमीद के लिए, जो वारदात और जो मंसूबे जनरल फैज हमीद बना रहा था। जो DGISPR है, जब उन्होंने ये गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू टीवी चैनल्स पे कोट नहीं की गई। वैसे आमतौर पे ये होता है कि जो तर्जमान पाक फौज DGISPR है, उनका बयान टिकर की सूरत में, खबर की सूरत में टीवी चैनल्स पे चल जाता है। लेकिन ये जो उन्होंने गुफ्तगू की, ये सिक्योरिटी जराए, ये सिक्योरिटी हुक्काम की जो गुफ्तगू है, ये कहकर टीवी चैनल्स पे चलाया गया। अब मैंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सी गुफ्तगू है जो DGISPR ने की है, लेकिन उनके नाम से चलाने से जो मीडिया चैनल है वो जो है वो नहीं चला रहा, या फिर उनको मीडिया चैनल को कहा गया कि ये DGISPR से मंसूब ना किया जाए। उसकी तफसील जो है दोस्तों बड़ी खौफनाक है, क्योंकि DGISPR क्या कह रहे हैं? DGISPR कह रहे हैं कि जो जनरल फैज हमीद ने फौज के साथ वारदात की है, वो मोदी और हिटलर के लेवल की वारदात है। यानी हिटलर जो जर्मनी में फौज के साथ करता रहा, अपने लोगों के साथ करता रहा, जो मोदी, नरेंद्र मोदी भारत में अपनी फौज के साथ और अपने लोगों के साथ और अपनी अपोजिशन के साथ करता रहा है। DGISPR कह रहा है कि जनरल फैज हमीद ने वो कुछ फौज के साथ और पाकिस्तान के साथ किया है। तो आप इससे इंटेंसिटी का अंदाजा लगाइए, उस लेवल का अंदाजा लगाइए कि फौज जनरल फैज हमीद के साथ क्या करने वाली है। बाकायदा DGISPR ने कहा कि जो जनरल फैज हमीद है उन पर सियासी जो कह लीजिए इल्जामात हैं। जनरल फैज हमीद एक मखसूस सियासी जमात को ऊपर लाने की कोशिशें कर रहे थे, ये उन पर इल्जाम है। मोदी ने भारतीय फौज को सियासी बनाया और मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई की। हिटलर भी जर्मनी की फौज को सियासी सोच के तहत चला रहा था और जनरल फैज हमीद का भी हिटलर और मोदी जैसा मंसूबा था, ये DGISPR कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं पाक फौज के साथ जो है वो उन्होंने भी वारदात की जनरल फैज ने,
फैज ने जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर मखसूस सियासी जमात को ऊपर लाया। फिर तालिबान के हवाले से, यानी कि जो एक सोच थी, जिस तरह अफगानिस्तान से तालिबान को लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया गया, तकरीबन 40,000 के करीब जो तालिबान थे उनको लाया गया, यहां पर बसाया गया। जनरल फैज हमीद जब DGISI था और वो काबुल में जाके वहां पर चाय की कप पी रहा था, तो जो DGISPR है वो कह रहा है कि इस सब के पीछे जनरल फैज हमीद की सोच थी और जनरल फैज हमीद इमरान नियाजी के अहकामात पे अमल दरामद कर रहा था। अभी जो तालिबान के हमले हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, इसकी जो कह लीजिए बुनियाद है वो जनरल फैज और इमरान नियाजी ने रखी थी। साथ साथ जो DGISPR थे उन्होंने कहा कि माजी में एक सियासी जमात ने फसादियों से बात की, अब भी वो ऐसा ही चाहती है। जो अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता दिनों जो तकरीर की थी ना, उसमें उसने कहा था कि मैं अफगान तालिबान से कहूंगा कि जो पाकिस्तानी तालिबान है उनसे हमारी बात करवाएं, और फिर बाकायदा अफगान तालिबान से अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें होना शुरू हो गई। हालांकि वो जो अफगान तालिबान का काउंसलर था या एम्बेसडर था, वो पाकिस्तान के तराने पे खड़ा होना उसने जो है वो आफियत नहीं जानी और उसने इतनी अहमियत नहीं दी पाकिस्तान के कौमी तराने को। लेकिन अली अमीन गंडापुर बज़िद है कि जाके वो उससे बात करेगा। तो DGISPR ने वाजे कर दिया, ये जो लकी मरवत में गुज़िश्ता दिनों एहतजाज करवाया गया पुलिस के जरिए, फौज की चेक पोस्टें खत्म की जाएं, फिर जो फौज है खैबर पख्तूनख्वा में उनके हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो DGISPR ने कहा कि जो फौज होती है वो सूबाई हुकूमत की रिक्विजिशन पे आती है, यानी सूबाई हुकूमत दरख्वास्त करती है कि फौज तैनात की जाए आइन के आर्टिकल 245 के तहत, और फौज उस सूबे में या उस जगह पर आ जाती है। लिहाजा जो KPK की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर उस नोटिफिकेशन को खत्म कर दे, फौज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से निकल जाएगी। तो अली अमीन गंडापुर ये दो नंबरी कर रहा है कि एक जानिब तो वो फौज पे तनकीद कर रहा है, फौज को इल्जाम दे रहा है, मुतनाजा बना रहा है, और दूसरी जानिब जो वो कर सकता है, जो उसका इख्तियार है कि डीनोटिफाई कर दे, फौज निकल जाएगी, वो करने को तैयार नहीं है। क्यों? उसको पता है अली अमीन गंडापुर को कि अपनी जमीन पर जो फसल उठाने के लिए या अपनी जमीन को वागुजार कराने के लिए वो भी तालिबान को बत्ता देता रहा है। कई जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के वुज़रा हैं वो तालिबान को बत्ता देते रहे हैं, ये जो फसादी हैं इनको। तो जो अली अमीन गंडापुर है वो समझता है कि अगर उसने ये इकदाम उठाया तो ये उसको बैकफायर करेगा, इसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो DGISPR ने जो ये गुफ्तगू की है, ये जाहिर करती है कि आने वाले दिनों में जो जनरल फैज हमीद है उसके खिलाफ बड़ा कट्टा खुलने वाला है, और सियासी कट्टा खुलने वाला है। एक तरफ तो वो फौज के अंदर बगावत पैदा करना, 9 मई के मामला, ये तो एक है, लेकिन जिस तरह सियासी तौर पे जो इमरान खान और जनरल फैज हमीद के मंसूबे थे, सियासी मंसूबे थे, आने वाले दिनों में जब वो सामने आएंगे तो बकौल DGISPR के वो हिटलर और मोदी के लेवल के वो मंसूबे होंगे। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि जनरल फैज हमीद के हवाले से अब जो खामोशी है, वो खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान है। साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट है, वहां से जो कह लीजिए तहरीक इंसाफ है, जलसा करने के हवाले से वहां पर एक हुक्म आ गया है। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने कहा था कि जो लाहौर का जलसा है, जो कि पहले 22 को ना था, अब 21 को हफ्ते के रोज हो रहा है, वो डू एंड डाई है, वो आर और पार है। बाकायदा इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर अगर तुम्हारी हुकूमत जाती है तो जाने दो, खैबर पख्तूनख्वा से लश्कर लो और लाहौर पर हमला करो। तुम्हारी हुकूमत जाती है, गवर्नर राज लगता है तो लगे, लेकिन तुमने ये काम करना है। क्यों करना है? इससे पहले अगर आपको याद हो 22 अगस्त का एक जलसा करना था तहरीक इंसाफ ने, और इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट पे कहने पर, वही एस्टेब्लिशमेंट जिसको ये गालियां देता है, उसके कहने पे वो जलसा मुलतवी कर दिया। वो फिर 8 सितंबर को गया, और 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जो कुछ किया अली अमीन गंडापुर ने, उसके बाद वो गायब हो गए थे। जो उन्होंने तकरीर की थी, जिस तरह फौज के हवाले से, जनरल फैज हमीद के हवाले से, मरियम नवाज के हवाले से, सियासतदानों के हवाले से जो उसने गलीज बातें की थी, सहाफियों के हवाले से जो उसने बातें की थी, उसके बाद जो लाहौर की इंतजामिया है या पंजाब हुकूमत है, वो तो कतन इस बात की इजाजत नहीं देगी कि अली अमीन गंडापुर दोबारा आए और मीनार पाकिस्तान में या फिर लाहौर में जलसा करके वहां पर इंतशार फैलाए। तो अब मामला ये हुआ कि जो तहरीक इंसाफ थी वो चली गई लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में जो 3 रुकनी बेंच था, उसने इस मामले की समाअत की। बाकायदा जस्टिस जो वहां पे फारूक हैदर है, उन्होंने इसकी समाअत की। उनके साथ 2 मजीद जजेस थे। आलिया हमजा जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, जो कि गिरफ्तार रही थी, उन्होंने एक दरख्वास्त दी हुई थी। अब दिलचस्प मामला क्या हुआ अदालत, दिलचस्प मामला ये हुआ कि जो आलिया हमजा है
اس نے لاہور ہائی کورٹ میں تو درخواست دائر کر دی ہے لیکن جلسے کی درخواست نہیں دی ہے. جو کمشنر کو درخواست دینی ہے وہ درخواست نہیں دی عالیہ حمزہ نے. جو جلسہ رکوانے کی جو درخواست ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دے دی. اب لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ پہلے جا کے درخواست دو کمشنر کو, کمشنر جو کچھ کہے گا اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر معاملہ ہوتا ہے. تو اب لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے کمشنر کو کہ وہ اس پر فیصلہ کرے آج, اور جلسے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی ہے. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جلسے کی اجازت نہیں ملے گی, کیونکہ جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے اور جس طرح اب عمران خان نے دھمکی دے دی ہے کہ پورا لشکر لے کے لاہور پہ حملہ کیا جائے, تو اس کے بعد مشکل نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ جلسہ کرنے کی اجازت ملے. چند گھنٹے رہ گئے ہیں, دیکھنا ہے کہ جلسہ ہو پاتا ہے یا نہیں. ایک اور جو معاملہ ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے ہے. گزشتہ دنوں حکومت نے کوشش کی کہ وہ آئینی ترمیم کروا لے, ایک آئینی عدالت بنوا لے, جو جج ہے ان کا جو طریقہ کار ہے چیف جسٹس بننے کا اس کو تبدیل کر لے, لیکن یہ تبدیل نہیں ہو پایا تھا. جب یہ معاملہ فلاپ ہوا, باقاعدہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تحریک انصاف نے ملاقاتیں کی, نمازیں پڑھی پیچھے, تو یہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا. اب کیا ہوا ہے کہ جو اسپیکر ایاز صادق ہیں انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کے بعد تحریک انصاف کا قومی اسمبلی سے خاتمہ ہو گیا ہے, یعنی تحریک انصاف کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر. اور اب باقاعدہ جو نمبر گیم آئی ہے اس کے مطابق مسلم لیگ کاف کے نون کے پاس 110 سیٹیں آ گئی ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس 69, ایم کیو ایم کے پاس 22, پی ایم ایل کیو کے پاس 5, آئی پی پی کے پاس 4, مسلم ضیاء کے پاس 1, باب کے پاس 1, این پی کے پاس 1 نشست آ گئی ہے. جو مخصوص نشستیں وہ پی ایم ایل این کو 15, پیپلز پارٹی کو 5, جمعیت علماء اسلام کو 3 مل جائیں گی. وہی جمعیت علماء اسلام جو کہ تحریک انصاف کو جس نے پیچھے لگایا ہوا ہے, اپنے نمازیں پڑھوا رہے ہیں مولانا صاحب, تو اب جمعیت علماء اسلام کو جب یہ 3 سیٹیں ملیں گی تو پھر سینٹ میں ان کا جو نمبر گیم ہے وہ بڑھ سکتا ہے. دیکھنا ہے یہ معاملہ جو ہے وہ کس کروٹ جاتا ہے. اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ انہیں آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا جائے گا 25 اکتوبر کے بعد, تو پھر اس کے امکانات بھی اب روشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر یہ آئینی ترمیم منظور کر لی جاتی ہے. تو کھیل ابھی باقی ہے, کھیل ابھی ختم نہیں ہوا. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے, ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے, نیچے کامنٹ کیجئے کس شہر کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.